काल सृष्टि करोति एकः काल संहरते पुनः काल सुप्तेषु जागर्ति काल सर्वेषु गोचरः। ये एक श्लोक महाभारत का है जिसमें समय के बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया है। समय क्या होता है, समय का जिंदगी में हमारे क्या यूज है और समय का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। हम आज इस लेक्चर में उसी की बात करने वाले हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है माइंड मूवर एकेडमी के शानदार से प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स पार्ट 1, जिसमें हम बात कर रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन की। और मैंने जैसा कि वो कहा था, आज हम बात करेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम की। तो आ जाइए एक बार फिर से मेरे साथ। मैं आकाश खरवार, आपका फिजिक्स कोच, आपको फिर से पढ़ाने के लिए आ गया हूं। और आज हम बात करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम। इससे पहले मैंने दो और क्वांटिटी के फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात की थी, और वो दो क्वांटिटीज थी लेंथ एंड मास। और लेंथ एंड मास के बारे में मैंने बहुत डिटेल में चर्चा की है। आप चाहे तो जाके पीछे पिछला वाला लेक्चर देख सकते हैं। मास और लेंथ के बारे में एकदम कंप्लीट चर्चा वहां पर मैंने की है, कंप्लीट जानकारी आपको वहां पे दी गई है। और अब हम बात करने वाले हैं उसी तरह की जानकारी के बारे में, जो कि टाइम। टाइम क्या होता है, हिंदी में इसको समय बोलते हैं। समय पर बहुत सारे लाइन्स आपने सुने होंगे कि समय, टाइम इज मनी। समय की एक खास बात है कि ये बदलता जरूर है। द मोस्ट सर्टेन थिंग अबाउट टाइम दैट इज इट इज चेंजेस, इट चेंजेस। और अकबर ने एक बार कहानी भी सुनी होगी आप लोगों ने कि अकबर ने पूछा था बीरबल से कि दीवार पे कुछ ऐसा लिखो कि जब मैं खुश हूं तो देख के दुख हो, और जब मैं दुखी हूं तो देख के खुश हो जाऊं। तो दीवार पे बीरबल ने लिखा था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो समय के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। और मैंने आपको शुरू में एक लाइन सुनाई थी महाभारत की, जिसका अर्थ है कि दुनिया में सब कुछ समय से सृजित होता है। यानी कि दुनिया में जितना दुनिया का सृजन हुआ है, यानी दुनिया जितनी बनी है वो समय ने बनाई है, और दुनिया को नष्ट भी समय करता है। समय ही दुनिया को बनाने वाला है, समय ही दुनिया को नष्ट करने वाला है। और इस पूरे ब्रह्मांड में एक चीज है जो हर जगह विद्यमान है, वो समय। तो आइए हम जानते हैं इन सब चीजों के बारे में कि समय एक्चुअली में है क्या चीज। तो जब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं या फिर जब हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं अपने, तो समय का एक्चुअली में यूज क्या करते हैं, हम समय को एक रेफरेंस की तरह लेते हैं। अब ये समय कैसे नापे, कहां से शुरू हुआ, कहां खत्म हुआ, इसकी कोई चर्चा नहीं है, कोई इसकी एकदम सर्टेन बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये समय कब से स्टार्ट हुआ ये भी हमको पता नहीं है, कब खत्म होगा ये भी हमको पता नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात जो है वो ये कि हम इसको एज ए रेफरेंस की तरह देख सकते हैं। तो जो कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है, हमको इसी बात का अंदाजा नहीं, तो हम उसको रेफरेंस की तरह यूज कैसे करेंगे। समय के बारे में हम सबसे मुश्किल चीज ये है कि मैं उसको नापूंगा कैसे, उसको मापूंगा कैसे, वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है, किसको मैं 0 मानूंगा, किसको मैं 1 मानूंगा, किसको मैं लास्ट मानूंगा, ऐसी कुछ भी जानकारी हमारे पास अभी नहीं। तो समय के या टाइम के रेफरेंस में अगर मैं बात करूं तो टाइम क्या है, मैं जितनी भी मैकेनिक्स है, कोई भी फिजिक्स में हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, काइनेमैटिक्स पढ़ते हैं, फिर उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, करंट पढ़ते हैं, एसएचएम पढ़ते हैं, लाइट पढ़ते हैं, जितनी भी स्टडी की जाएगी, मैं बोलूंगा सब में अगर कोई एक चीज कॉमन है तो वो टाइम, समय। तो जो टाइम और समय है वो पूरी फिजिक्स में आएगा, पर समय को पहले तो समझ लो कि पूरी फिजिक्स पढ़ने से पहले समय है क्या चीज। तो जो टाइम है ये है एक रेफरेंस। टाइम को हम पूरी फिजिक्स में एक रेफरेंस की तरह यूज करते हैं कि जब भी कोई घटना या जब भी कोई, एक्चुअली फिजिक्स की डिफिनेशन आपने सुनी होगी, इट इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना एंड द एक्शंस ऑफ यूनिवर्स। तो जो भी घटनाएं हो रही हैं प्रकृति में या प्राकृतिक घटनाओं की, वो कुछ स्टडी करने के लिए मुझे एक रेफरेंस चाहिए कि ये कैसे हो रही है भैया। मैं इसको यहां से नीचे छोड़ दूं तो ऊपर से नीचे आया ये हमको दिखा, पर ऊपर से नीचे कब आया, क्या ये यहां पर था फिर यहां पे आया फिर बीच में गया, नहीं, ये वापस यहां से स्टार्ट हुआ और पूरे पाथ को ट्रेवल करते हुए यहां पे आया। और इस पूरे पाथ को ट्रेवल करने में जो एक चीज जिसको हम रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हैं वो है टाइम। कि t इक्वल्स टू समथिंग पे ये यहां पे था, फिर t इक्वल्स टू समथिंग पे ये धीरे धीरे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे, और फिर इसके बाद धीरे धीरे आके ग्राउंड पे आया। तो टाइम इज अ रेफरेंस इन अवर होल फिजिक्स एंड मैं यूं कहूं कि पूरे
जिंदगी के लिए भी। हम कभी भी कोई काम करते हैं, कुछ भी, हमारे जन्म की एक समय होता है, हमारी जब शादी होती है उसका भी एक मुहूर्त निकलता है, हम बच्चों का नामकरण करते हैं वो समय के हिसाब से करते हैं कि कब उसका जन्म हुआ, हमारी राशि तय होती है, हमारा भविष्य तय होता है, हमारा मृत्यु होता है, सब कुछ एक टाइमलाइन पे चलता रहता है। तो पूरी की पूरी जिंदगी का जो, अगर मैं बात करूं कि रेफरेंस क्या है, तो पूरी जिंदगी का जो रेफरेंस है हम उसको टाइम को मान सकते हैं। तो इस तरह से टाइम इतना कुछ हमारे जिंदगी में रोल प्ले करता है। तो टाइम को हम कैसे यूज करते हैं, एक एज अ रेफरेंस। और जब भी इसको फिजिकल क्वांटिटी की तरह ट्रीट करेंगे, तो फिजिकल क्वांटिटी की जो सबसे खास बात है वो ये है कि हम वी वांट टू मेजर इट, वी वांट टू व्हाट, वी वांट टू मेजर इट। तो हम कैसे इसको मेजर करें? दुनिया में सब कुछ पढ़ने के लिए हम समय का उपयोग करते हैं, तो समय को पढ़ने के लिए किसका उपयोग किया जाए? सोचने वाली बात हो गई। तो क्या किया जाए? क्योंकि समय ना हमको दिखाई देता है, ना हम उसको छू सकते हैं, ना उसको महसूस कर सकते हैं। और बड़ी मजेदार बात यह है कि समय को बिना महसूस किए भी हम कई बार ऐसा फील करते हैं कि ये बहुत स्लो चल रहा है, और कई बार फील करते हैं कि ये बहुत फास्ट चल रहा है। कई बार हमको घड़ी की सुइयां स्लो चलती हुई दिखती है, कई बार फास्ट चलती हुई दिखती है। अच्छा, स्लो चलती हुई फास्ट चलती हुई दिखती नहीं, हमको रियलाइज होता है। जैसे कि आपको अगर पढ़ने के लिए बोल दिया जाए या कोई बोरिंग काम करने के लिए बोल दिया जाए जो आपको पसंद नहीं है, अगर आपको पसंद नहीं है तो वो घड़ी की सुइयां आपके लिए चलती तो ही स्पीड से है, पर आपके लिए स्लो हो जाती हैं, और लगता है कि अरे यार क्यों नहीं, ये टाइम जल्दी क्यों नहीं बीत रहा है। और कई जब हम बहुत खुश होते हैं, बहुत, मान लीजिए कुछ आपको खेलने के लिए बोल दिया गया, या आपको पसंदीदा काम करने के लिए बोल दिया गया, या आपको अपने पसंदीदा इंसान से मिलने के लिए बोल दिया गया, आप एंजॉय करते हो और वो टाइम लगता ही नहीं कि कब बीत गया। तो समय सबके लिए समान गति से चलता नहीं। तो सबसे मजेदार बात तो यही है कि पहला तो इसको मेजर करना पॉसिबल नहीं है, कैसे मेजर कर। फिर दूसरी चीज कि इसका जो फ्लो है वो डिपेंड करता है हमारी मेंटल स्टेट पे, हमारी माइंड पे, वो फिक्स नहीं है। मेरे दिमाग की स्थिति जैसे होगी उस तरह से मेरे लिए टाइम ट्रेवल करेगा। यानी कि क्या टाइम का जो स्पीड है वो मेरे दिमाग पे, यानी कि मेरे लिए डिपेंड करता है? हाँ। तो क्या सबके लिए अलग अलग स्पीड से टाइम ट्रेवल करता है? हाँ। तो क्या मैं टाइम को जो मेजर कर रहा हूं मैं, और जो टाइम को दूसरा आदमी मेजर कर रहा है वो, क्या दोनों के लिए टाइम अलग अलग आएगा? नहीं। हो गया सत्यानाश। जब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्पीड से टाइम ट्रेवल कर रहा है, तो फिर मेजरमेंट सेम कैसे आ जाएगी? यही सब एक्चुअल में टाइम के साथ लोचा है। और उस लोचे को समझते हैं और इसका समाधान निकालते हैं। तो टाइम का जो लोचा है, टाइम का जो हमारा एबनॉर्मल बिहेवियर दिख रहा है, इसका समाधान निकालने के लिए हम वापस से ही टाइम को ही रेफरेंस लेते हैं। किसको रेफरेंस लेते हैं? टाइम को। ओहो, टाइम एक ऐसी चीज है जिसको पढ़ने के लिए खुद ही उसका यूज लिया जाता है, और दुनिया में ऐसी कोई चीज है ही नहीं कि जिसको स्टडी करने के लिए उसी का रेफरेंस लेते हैं। केवल और केवल टाइम ही ऐसा है जिसकी स्टडी करने के लिए हम खुद टाइम को ही रेफरेंस में ले लेते हैं। और कैसे लेते हैं? हमारी जिंदगी में तमाम तरह के मौसम होते हैं, बहुत अनेक, और इस मौसम में हम जो कुछ मौसम देखते हैं उनको हम कुछ मौसम्स को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। अब ये पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन होता है एक फिक्स, ध्यान से सुनिएगा, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, आफ्टर अ फिक्स टाइम इंटरवल। बहुत शानदार बात चल रही है, बहुत मजेदार बात चल रही है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। आफ्टर अ फिक्स टाइम इंटरवल, इफ एनी ऑब्जेक्ट repeats its path, या फिर मैं बोल दूं is seen at the same point, then it is called periodic motion। मैं मोशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं अभी, लेकिन मैं पीरियोडिक मोशन के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि पीरियोडिक मोशन का ही हेल्प लेके हम टाइम को समझ सकते हैं। तो आफ्टर फिक्स टाइम इंटरवल, अगर कोई पार्टिकल अपना पाथ रिपीट करता है, या कोई भी पार्टिकल एक ही जगह पे दिखता है, या कोई भी ऐसा घटना हो जो हर एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता हो, उसको हम पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं, या फिर उसको हम पीरियोडिक एक्शन कह सकते हैं। अब जैसे कि हर दिन आपको पता है कि 5:45 पर एक वीडियो आएगा, तो 5:45 यानी कि हर 24 घंटे के बाद एक वीडियो आ रहा है आपके लिए।
तो हर 24 घंटे के बाद कोई गंदा सा मास्टर आ रहा है, आपको पढ़ा रहा है, पढ़ा के चला जा रहा है, तो वो 24 घंटे के बाद अगर ये चीज सेम रिपीट हो रही है तो इसका मतलब कि ये पीरियोडिक मोशन है। हर 24 घंटे के बाद सनराइज होता है, तो हर 24 घंटे बाद अगर सनराइज हो रहा है तो ये भी एक पीरियोडिक मोशन है। आपके घर में पंखा उंखा चल रहा होगा, तो पंखा भी हर एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपने बात को वापस रिपीट करता है, हर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उसी जगह पे दिखता है, एक ही जगह पे लोकेट होता है। ये सब कुछ पीरियोडिक मोशन के एग्जांपल, सब कुछ। तो पीरियोडिक मोशन की को हम कैसे लेते हैं एज ए रेफरेंस। तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है, क्या वो बात समझ में आई है कि नहीं आई है। पीरियोडिक मोशन होता है कि अगर फिक्स टाइम इंटरवल के बाद कोई पार्टिकल एक ही जगह पे हमको दिखाई पड़ता है, यानी कि सेम पाथ को रिपीट करता है या अपनी सेम लोकेशन पे आ जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। और जो पीरियोडिक मोशन है इसी को रेफरेंस लेके हम टाइम को मेजर करते हैं। ध्यान से समझिएगा, पीरियोडिक मोशन के लिए, पीरियोडिक मोशन को डिफाइन करने के लिए ही हमने किसका यूज लिया है, टाइम का। मैं यहां पर लिखना चाहूंगा क्या है, आफ्टर फिक्स इंटरवल, ओहो, आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, मिस हो गया, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि मैं पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल लेने वाला हूं टाइम को समझाने के लिए। और पीरियोडिक मोशन होता ही वही है जो फिक्स टाइम इंटरवल के बाद ट्रेवल को अपने आप को रिपीट करता है। तो यहां पर मैंने टाइम को समझाने के लिए एक ऐसे मोशन को रेफरेंस में लिया है जो मोशन खुद टाइम के बाद, एक फिक्स टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हम टाइम को पढ़ने के लिए टाइम को ही रेफरेंस में लेते हैं। टाइम को पढ़ने के लिए किसको रेफरेंस में लेते हैं, खुद टाइम को लेते हैं। और टाइम को पढ़ने के लिए पीरियोडिक मोशन जो होता है वो अपने आप को बार बार रिपीट करता है। अब आपने जितने भी एग्जांपल देखे, मैं चाहूं तो किसी को रेफरेंस बना के घड़ी मान सकता हूं। तो घड़ी का मतलब वो चीज होती है जो आपको समय बताए। घड़ी का मतलब ये नहीं कि जो हाथ में पहन सकते हैं, जो दीवार पे टांग सकते हैं। एवरीथिंग ए क्लॉक इफ इट इन्फॉर्म्स यू अबाउट द टाइम। सैंड क्लॉक के बारे में आपने सुना होगा। सैंड क्लॉक क्या करती है कि हर एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपना जो उसमें जो बालू भरा होता है वो नीचे वाले ब्लॉक में आ जाता है, फिर उसको पकड़ देता है तो फिर उतना ही टाइम लेता है और नीचे वाले ब्लॉक में आ जाता है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सैंड क्लॉक। वो घड़ी नहीं थी कोई, लेकिन वो फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपना पाथ को रिपीट करती थी, यानी एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद उसका जो मोशन होता था वो वापस रिपीट होता था। तो वो भी एक क्लॉक थी। पेंडुलम क्लॉक आप जानते होंगे कि पेंडुलम क्लॉक में क्या होता है कि एक बॉब को ऐसे लटका दिया जाता है और ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है। तो मान लीजिए हमारा ये पेन जो है ये एक बॉब है, इसको मैंने लटका दिया, यहाँ किया और ऐसे छोड़ दिया, तो ये ऐसे ऐसे मोशन करेगा। तो अगर एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद ये वापस से अपनी अपनी जगह पे आ रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। तो ये भी एक घड़ी बन सकता है। जितनी भी चीजें पीरियोडिक, मेरा जो डेली का लेक्चर है हर एक फिक्स टाइम के बाद आपके सामने आ जाना, ये भी एक घड़ी है। हर चीज एक घड़ी है, हर चीज एक क्लॉक बन सकती है। अच्छा भैया, हाँ, पर फिर से वही बात है कि टाइम तो अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करता है। तो टाइम भले ही आपके लिए अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करता है, लेकिन जो मोशन है, कोई भी मोशन हो रहा है, चाहे वो सन का राइज होना हो, चाहे सनसेट होना हो, चाहे लेक्चर कराना हो, वो भले ही अलग अलग लोगों के लिए उसकी स्पीड अलग अलग रही हो, लेकिन जब मैं एक के बाद दूसरे लेक्चर, दूसरे के बाद तीसरे लेक्चर को अपलोड करूंगा तो हम मानते हैं कि अगर पीरियोडिक मोशन है तो उसके बीच टाइम इंटरवल फिक्स होगा। और वो किसी पर्सनल आदमी के लिए टाइम की स्पीड पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे कि मैं सोचूं कि मेरे लिए टाइम स्लो चल रहा है, तो मेरे लिए सन जो है वो आज सुबह में राइज हो कि शाम को राइज हो, तो वो आपकी सोच पर डिपेंड नहीं करेगा। समझिएगा इस घटनाक्रम को ध्यान से। दो पीरियोडिक, अगर कोई पीरियोडिक मोशन हो रहा है तो उसके बीच में जो टाइम लैप्स है या टाइम गैप है वो आपके लिए कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन उस पर उसका मोशन डिपेंड नहीं करता है। उसका मोशन केवल इसी बात पर डिपेंड करता है कि एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वो वापस उस लोकेशन पे दिखेगा, और जब वापस उस लोकेशन पे दिखेगा तो मैं उसको मान लूंगा कि ये घड़ी है। अब उस घड़ी को कैसे हम नाप सकते हैं, तो अलग अलग क्लॉक साइड, अर्थ का जो एक डे है ये भी एक टाइम की यूनिट है, एक महीना जो है वो भी एक टाइम की यूनिट है, एक साल भी एक टाइम की यूनिट है। यानी कि हर एक चीज है, एक साल का मतलब कि एक पर्टिकुलर दिन के बाद हम वापस से नया साल मानते हैं, उसमें तो चेंज नहीं होता है। अब कोई बोलेगा कि अच्छा सर लीप ईयर में तो हो जाता है, एक्चुअली में आपकी समझ की कमी है। लीप ईयर के बनाने का लॉजिक क्या है कि जो टोटल एक साल का जो समय हम मानते हैं वो 365 दिन तो होता ही है, प्लस 1/4 हिस्सा होता है एक दिन का, यानी कि 365 दिन 6 घंटे को हम एक साल मानते हैं। तो 365 दिन और 6 घंटे को तो हम भूल जाते हैं, हम काउंट करते हैं 365 दिन,
तो 365 दिन के बाद 1 साल हो गया। ऐसे ही 4 साल हो गए तो 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 4 साल के एक साथ जुड़ जाते हैं। तो 6 गुणे 4 करेंगे तो 24 घंटे आ जाएंगे। तो 24 घंटे का मतलब एक दिन। तो हम फाइनल में जाके लीप ईयर में एक दिन और जुड़ देते हैं, वरना तो जो फिक्स एक टाइम इंटरवल है उसी के बाद 1 साल आता है। 365 दिन 6 घंटे। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो यहाँ पर रहा हमारे बारे में पीरियोडिक मोशन के बारे में, और फिर हम इससे टाइम पीरियड को डिसाइड करेंगे। खैर, तो मैंने बताया कि जितनी भी तरह के क्लॉक बनाना चाहे आप क्लॉक बना सकते हैं, बशर्ते जो मोशन है वो पीरियोडिक होना चाहिए। अब हम इस तरीके से कुछ यूनिट्स की भी बात कर लेते हैं कि टाइम की क्या क्या यूनिट्स हैं। तो टाइम की यूनिट्स के बारे में जब हम बात करेंगे भैया, तो टाइम की यूनिट्स के बारे में सबसे पहला जो जिक्र होगा वो 1 सेकेंड का होगा। किसका जिक्र होगा? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। अच्छा, सेकेंड जो टाइम की यूनिट है वो एक ऐसी यूनिट है कि जो किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में फिट होती है। जैसे मैंने बताया था सीजीएस सिस्टम होता है, एफपीएस सिस्टम होता है, एमकेएस सिस्टम होता है, तीनों सिस्टम में जो टाइम की यूनिट है वो सेकेंड। क्योंकि सेकेंड बहुत एप्रोप्रिएट क्वांटिटी है, और हम जानते हैं कि 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है और 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो हम 1 सेकेंड को कैसे डिफाइन करते हैं? तो 1 सेकेंड को डिफाइन करने के लिए हम सीजियम 133 का यूज लेते हैं। सीजियम 133 आइसोटोप है सीजियम। तो सीजियम 133 जो होता है उसमें से कुछ रेडिएशंस निकलती हैं, और वो जो रेडिएशंस निकलती हैं वो एक फिक्स टाइम इंटरवल पर बार बार निकलती रहती है। और ये देखा गया कि जब उसकी 9192 91 63 21 70 इतनी नंबर ऑफ वेवलेंथ निकल जाती है, नंबर ऑफ वेव्स निकल जाती है। ये मोबाइल नंबर नहीं है किसी का, ये नंबर ऑफ वेव है। इतनी नंबर ऑफ वेव्स जब निकल जाती है सीजियम 133 से, तो हम उतने टाइम को बोलते हैं 1 सेकेंड। यानी कि अगर 1 सेकेंड को डिफाइन करना होगा तो मैं कैसे करूंगा कि 1 सेकेंड वो टाइम है जितने में सीजियम 133 से 91 92 63 21 70 नंबर ऑफ वेव्स निकल जाती हैं। तो इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। डेफिनेशन कैसे लिखते हैं इसका? The time taken to release or to emit 9192632170 number of waves by cesium 133 atom is called 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड की जो डिफिनेशन है वो ये रही आपके सामने। 1 सेकेंड की डिफिनेशन आप याद रह जाए ये नंबर तो कोई अच्छी बात नहीं है, मतलब बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर ना भी याद रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 सेकेंड को डिफाइन करने का तरीका यही है जो कि स्टैंडर्ड बताया गया है एसआई सिस्टम में। फिर उसके बाद दूसरी यूनिट को हम मानते हैं एक सोलर डे। अच्छा, ये सोलर डे किसको बोलते हैं? सोलर का मतलब ये होता है सन। तो जब भी हम सोलर डे की बात करेंगे तो हम रेफरेंस में किसको लेंगे? सन को। अब सन जो है वो हर एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद एक पर्टिकुलर पोजीशन पे दिखाई देता है। जैसे कि अगर आप दोपहर को ही मान लें तो दोपहर को कैसे मानेंगे कि जब हमारी परछाई सबसे छोटी बनती है। दोपहर में सन हमारे सबसे ऊपर रहता है, तो सबसे ऊपर रहता है तो हमारी परछाई उस टाइम पे सबसे छोटी बन रही होती है। तो हम अपनी परछाई को या किसी भी कोई रॉड है हम उसके बगल में एक स्केल बना देते हैं चारों तरफ, और हम रिकॉर्ड करते हैं कि उसकी परछाई सबसे छोटी कब। तो जब उसकी परछाई सबसे छोटी होती है उसको हम बोलते हैं ठीक सन हमारे एकदम ऊपर, क्योंकि जैसे जैसे वो किसी एंगल पे जाएगा वैसे वैसे परछाई बढ़ती रहेगी। ये ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको समझ में आता होगा कि जब किसी का एंगल हमसे 0 डिग्री बन रहा होगा तभी हमारी परछाई वो या हमारा साइड वो सबसे छोटा बना रहा होगा। तो हम उसको 2 बार मान लेते हैं। अब फिर रिकॉर्ड करेंगे वापस कब हमारी परछाई सबसे छोटी बनती है, क्योंकि सुबह और शाम का रेफरेंस लेने में थोड़ी कमी आ सकती है। क्योंकि आप जब भी न्यूज़पेपर में देखते हैं या कभी भी सनराइज और सनसेट का टाइम देखेंगे तो सनराइज और सनसेट का टाइम वेरी करता रहता है। वो क्यों वेरी करता है? तो वो डिपेंड करता है मौसम पे, अर्थ के रोटेशन पे कि अर्थ किधर जा रही है, कभी सन से दूर हो जाती है, कभी सन से पास हो जाती है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन जो दोपहर है वो इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करती। तो आप जब भी दो बार एकदम सबसे छोटी वाली शैडो का टाइम मेजर करेंगे वो फिक्स आता है 24 आवर्स। यानी कि एक सोलर डे हम किसको बोलते हैं कि एक सोलर डे को डिफाइन करना हो तो हम बोलते हैं कि जब हम अर्थ से ऑब्जर्व करते हैं सन को तो जितने टाइम के बाद सन वापस अपनी सेम पोजीशन पे दिखेगा उसको हम क्या बोलते हैं? एक सोलर डे। सोलर मोशन भी क्या हो गया? एक पीरियोडिक मोशन हो गया। तो जो पीरियोडिक मोशन सन करता है अर्थ के अराउंड, मतलब सन तो मोशन ही नहीं करता, अर्थ ही करती है,
लेकिन हम जब ऑब्जर्व करते हैं तो हमको सन चलता हुआ दिखाई देता है। तो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वो हमको सबसे एक ही पॉइंट पर दिखाई देगा। मान लेते हैं उसको दोपहर को ही स्टैंडर्ड मान लिया, किसी भी टाइम को स्टैंडर्ड मान सकते हैं, तो हमने दोपहर को स्टैंडर्ड मान लिया, तो हर एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वो हमको एक ही पोजीशन में दिखेगा। तो सोलर डे की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? सोलर डे की डेफिनेशन हम लिखते हैं वन सोलर डे। सोलर डे की डेफिनेशन हम क्या लिखते हैं? द टाइम आफ्टर विच द सन appears to be at the same point consecutively is called the time after which sun appears to be the same point consecutively is called one solar day। अच्छा, सूर्य क्या है, सन क्या है? बचपन में बताया गया, सन इज अ स्टार। स्टार क्या होता है? जिसके पास अपनी खुद की लाइट होती है। तो सन के पास अपनी खुद की लाइट है तो सन एक स्टार। अच्छा, कोई बोले कि क्या हम केवल सन को ही स्टैंडर्ड मान के, रेफरेंस मान के हम दिन को डिफाइन कर सकते हैं? क्या हम कुछ किसी और के रेफरेंस में दिन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं? तो जवाब है, कर सकते हैं। आप जैसे कि एक स्टार की पोजीशन निकालनी है, तो स्टार के पोजीशन आप कोई भी स्टार की ले लीजिए, सन जरूरी थोड़ी कि केवल सन की लेंगे। तो हमने किसको स्टैंडर्ड मान लिया? किसी दूसरे स्टार। हाँ, वो दूसरा स्टार सन के आसपास ही होना चाहिए, क्योंकि अगर सन से बहुत दूर मैंने वो स्टार ले लिया तो उसकी पोजीशन हो सकता है कि हमको पर डे दिन के हिसाब से बदलती हुई दिखेगी, कि मतलब कि हमको कभी स्टार एक जगह पे दिख सकता है, कभी दूसरी जगह पे दिख सकता है, अगर वो बहुत दूर हुआ तो सन के बगल में किसी स्टार को हम मान लेते हैं। तो सन के बगल में जब हम किसी स्टार को मान लेंगे तो वो भी एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपने ही पोजीशन पे होता हुआ दिखेगा। और अगर एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद किसी दूसरा स्टार, ध्यान से सुनिए, सन के अलावा किसी दूसरे स्टार को मैंने रेफरेंस मान लिया और उसके आधार पर मैं अगर डिफाइन कर रहा हूं कि वन डे क्या होता है, तो वो जो टाइम होता है उस डे को हम बोलते हैं वन सिड्रियल डे। कौन सा डे? सिड्रियल डे। सिड्रियल डे का और सिड्रियल डे और सोलर डे में क्या डिफरेंस होता है कि सिड्रियल डे में हम जो रेफरेंस लेते हैं वो किसको लेते हैं? सन को लेते हैं। सॉरी, सिड्रियल डे में हम किसको डिफरेंस लेते हैं? किसी दूसरे स्टार को लेते हैं। सोलर डे में किसको रेफरेंस लेते हैं? सन को लेते हैं। सन को अगर रेफरेंस लिया है तो सोलर डे, किसी और दूसरे स्टार को रेफरेंस लिया है तो सिड्रियल डे। तो हम लिखते हैं द टाइम आफ्टर विच any star other than sun appears to be at the same point in space is called in space consecutively। consecutively का मतलब लगातार, consecutively space consecutively is called one sidereal day, is called one sidereal day। तो वन सोलर डे क्या होता है? वन सोलर डे होता है जब हम सन की पोजीशन को देख के हम दिन का पता लगाते हैं, और सिड्रियल डे क्या होता है? जब हम किसी और तारे को देख के। अच्छा, पहले के जमाने में जब हमारे बाप दादा होते थे तो उस टाइम पर घड़ियां नहीं होती थी उनके पास, बहुत कम लोगों के पास घड़ी होती थी, फोन भी नहीं होता था। तो वो जब टाइम डिसाइड करते थे वो आसमान में देखते थे तारों को, और उन्हीं तारों की पोजीशन से वो टाइम बता देते थे। और आज भी कई गांव में कई लोग बुजुर्ग हैं जो उसमें तारों की पोजीशन देखते हैं और समय बता देते हैं। तो तारों की पोजीशन देख के समय बताना वैसा ही है, क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे हम टाइम डिसाइड ही कर रहे हैं। हम एक सिड्रियल डे कैसे मानते हैं? हम स्टार के पोजीशन को मानते हैं। सोलर डे किसको मानते हैं? सन के पोजीशन को मानते हैं। तो अगर किसी की मजबूरी ही रही हो कि उसके पास घड़ी है ही नहीं, तो वो क्या करेगा? ओरिजिनल रेफरेंस को ही लेगा ना। अरे भैया, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, फोन नहीं है, घड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप कैसे
कुछ तो स्टैंडर्ड लेंगे। तो वो स्टैंडर्ड हम क्या मान लेते थे, वो लोग मान लेते थे स्टार और सन को, इसीलिए वो आसमान में देखते थे और आसमान में देख के बताते थे कि अच्छा हाँ बज गया, लगभग 8 बज गया। वो 8 बज गया 9 बज गया ये कैसे बता पाते थे, क्योंकि जो स्टार की पोजीशन है या सन की पोजीशन है वो विथ टाइम चेंज होती रहती है। आप अगर रातों में कभी ख्यालों में डूबे हो, कई बार होता है लोगों के साथ कि वो रात में कुछ दर्द होता है और रात में जाकर आसमान देखते रहते हैं रात में, ठीक है। तो जब आसमान को देख रहे होते हैं तो उस वक्त बहुत सारी चीजें चल रही थी दिमाग में, घटनाएं चल रही होती हैं, गम में हैं आप और देख रहे हैं, और हर एक तारे को देखते देखते सोच रहे हैं कि तारे ही सही, कम से कम डेली छोड़ के तो नहीं जाते हैं हम। तो उनकी पोजीशन आप देख रहे होंगे, तो पूरे आसमान में उनकी पोजीशन बदल रही होगी। हाँ, पोजीशन ही बदल रही होगी, रंग नहीं बदल रहा होगा। इंसानों की कहानी में यही उल्टा है कि पोजीशन बदले ना बदले, रंग जरूर बदल जाता है उनका, लेकिन उनकी पोजीशन बदल रही होगी पूरे रात में। तो पूरे रात में कहीं से कहीं, कहीं से कहीं, कहीं से कहीं जाते हुए दिखेंगे। अगर आप डेली इस चीज को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर एक टाइम पर उन तारों की पोजीशन कोई स्पेसिफिक होती है, और वही होता है सिडियल डे का रेफरेंस। अच्छा, आप पूछोगे क्या सर सोलर डे और सिडियल डे की लेंथ बराबर होती है, तो बोलूंगा बराबर तो नहीं होती है, पर लगभग लगभग बराबर होती है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कितना डिफरेंस होता है, तो जो सिडियल डे होता है वो 3 मिनट्स 56 सेकेंड, एकदम टू बी एग्जैक्ट 3 मिनट 56 सेकेंड स्मॉलर देन सोलर डे, स्मॉलर देन सोलर डे। यानी कि अगर सोलर डे की बात करें तो वो 24 घंटे का होता है। अगर 24 घंटे का सोलर डे होता है तो सिडियल डे कितने का होगा, 23 घंटा 56 मिनट लगभग लगभग, या 23 घंटा 57 मिनट 4 सेकंड, ऐसा आप मान सकते हैं। ये इससे 3 मिनट 56 सेकंड छोटा होता है बस। और मोटा मोटी तौर पे मान ले तो हम इसको मान सकते हैं द डिफरेंस इज 4 मिनट्स। इससे कुछ खास लेना देना नहीं है हमारा, बस ऐसे ही एक इंफॉर्मेशन थी दिमाग में, तो स्टाइल मानने के चक्कर में मैंने बता दिया। तो हमारे पास कितने मोशन हो गए, एक हमने डिफाइन कर लिया सीजीएम के वेवलेंथ की, तो सीजीएम का भी एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम इंटरवल पे वेव निकलती रहती है, तो ये भी पीरियोडिक मोशन है। जितने भी एसएसएम है या जितने भी वेव मोशन है वो सारे के सारे पीरियोडिक मोशन की कैटेगरी में आते हैं। हम एसएसएम और वेव पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि जो पीरियोडिक मोशन है उस पीरियोडिक मोशन में कई सारी कैटेगरी होती है, उस कैटेगरी में एसएचएम भी एक कैटेगरी होती है, तो वही पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है। फिर हमारा सोलर डे और सिडियल डे, ये भी एक पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद सेम पोजीशन पे दिखाई दे पड़ता है। फिर उसके बाद हम और एक चीज की बात कर लेते हैं, वह चीज क्या है, एक सेक है। ये अपना बनाना सेक नहीं है बेटे, ये सेक टाइम की यूनिट है। हाँ, स्पेलिंग इसकी वही होती है, वही सेक वाली, तो आप इसको चाहें तो पी भी सकते हैं। सेक क्या होती है, टाइम की बहुत छोटी यूनिट, बहुत छोटी, बहुत उजमा, इतनी छोटी, 1 सेक। और ये जो सेक है इसकी वैल्यू 10 के पावर -8 सेकेंड होती है। कितनी होती है, 10 के पावर -8 सेकेंड। तो अगर 10 के पावर -8 सेकेंड को बोला जाए तो ये कितना होता है, 1 सेक होता है। अच्छा, पारसेक क्या होता है, पारसेक लेंथ की यूनिट होती है, कंफ्यूजन नहीं होने का। लाइट एज यूनिट है, लेंथ की यूनिट है, कंफ्यूजन नहीं होने का। पारसेक और लाइट ईयर सुनने में लग सकते हैं कि ये टाइम की यूनिट हो सकते हैं, अंदर से खुजली आती है, आवाज आती है वो, लेकिन नहीं। फिजिक्स को पढ़िए, फिर उसको फील करिए। हम करते उल्टा है, पहले फील कर लेते हैं फिर उसके बाद फिजिक्स पढ़ने जाते हैं। नहीं, फिजिक्स के फंडास पहले क्लियर होने चाहिए। अगर आपको फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो आपका फील भी गलत हो सकता है। क्यों, हमेशा तो होता ही आया है कि हम साइकोलॉजी को नहीं जानते हैं, तो बचपन लगता है ये जो हमारा इंसान है ना बहुत अच्छा है, क्या होता है ऐसा इंसान, मेरा वाला अलग, दुनिया धोखेबाज हो सकती पर मेरा नहीं, मेरा। बाद में पता चलता है कि अरे दुनिया तो फिर भी ठीक थी, ये तो पूरी दुनिया को ठग दे। वो इसीलिए होता है क्योंकि फंडामेंटल को नहीं जाते, हम पहले फील कर लेते हैं। वही हाल होगा फिजिक्स में भी, कि अगर आप पहले से फील करके बैठेंगे हैं ईयर का मतलब तो टाइप नहीं, तो फंसेंगे। ईयर का मतलब हर जगह टाइप, लाइट ईयर का मतलब होता है कि लाइट के द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस 1 साल में। तो अगर लाइट की डिस्टेंस है, लाइट के द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस तो दूरी होगी ना, उसमें टाइम देखने से और एहसास करने से आप कभी भी चूक जाएंगे, हमेशा चूक जाएंगे। उसी तरह से पैरालैक्टिक सेकंड में सेकंड देखते हैं, वो सेकंड टाइम नहीं, वो भी लेंथ की यूनिट। समझ में आया कि नहीं आया,
तो ये सेक एक टाइम यूनिट है। अच्छा, बहुत पहले बकवास कर रहा था टाइम के बारे में, मतलब बकवास तो नहीं थी, लेकिन आपने शुरू में सुना होगा तो बकवास ही लगा होगा कि टाइम जो होता है वो सबके लिए अलग अलग स्पीड से चलता है। आइंस्टीन ने एक क्वेश्चन पूछा था और उस क्वेश्चन में अपने 16 साल के थे जब आइंस्टीन तभी पूछा था, और उस क्वेश्चन के बाद उनके मास्टर ने उनको भगा दिया था, क्लास से ही बाहर बोल दिया था, बोल दिया जाओ जाओ तुम क्लास में नहीं बैठोगे। क्वेश्चन था क्या एक्चुअली में? तो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि सर ये बताइए, अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने लगे तो हमारी जिंदगी में क्या होगा? सुनने में क्वेश्चन बड़ा ठीक ठाक लगता है कि हाँ इसमें कौन सी भगाने वाली बात है, पर थी बात एक्चुअली में उस टाइम तक रिलेटिव मोशन इन सब चीजों के बारे में कोई नहीं जानता था कि रिलेटिव क्या होता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट पर कैसे चीजें डिपेंड करती हैं। तो आइंस्टीन ने इन सब चीजों के बारे में बात की थी। थोड़ा बहुत अगर मैं चर्चा करना चाहूँ तो ये कहानी स्टार्ट हुई थी न्यूटन से। मैं इसको मिटा देता हूँ, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चर्चा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप लेके जाइएगा इस लेक्चर से, क्योंकि इतना तो सब जगह पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ी सी बात ये जो अभी तक वीडियो में बने हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा स्पेशल। जब तक लास्ट तक लेक्चर देखते रहेंगे तो लास्ट में कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा मिल के जाएगा हमेशा। तो न्यूटन्स लॉ, 3 लॉ इन्होंने दिए थे। 3 लॉ में मतलब लॉ तो बहुत सारे दिए थे, जैसे कि मैं बात करूं तो कैलकुलस भी न्यूटन ने बताया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी सॉरी हाँ रिलेटिव मोशन भी न्यूटन ने बताया था, लॉज ऑफ मोशन भी न्यूटन ने बताया था, फिर उसके बाद कलर्स कितने होते हैं लाइट में ये भी बताया था, कैलकुलस बताए गए थे, फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें खोज गए थे। लेकिन उनमें से जो 3 की बात करने वाले हैं, उन 3 में जो पहला है वो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कौन सा लॉ? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो दूसरा है वो है कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट, कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट। डरिए नहीं, बता रहे हैं सब क्या होता है। और जो तीसरा बताया था वो बताया था रिलेटिव मोशन। हाँ, कई बार लोगों को नहीं पता पड़ता है, रिलेटिव मोशन भी न्यूटन ने ही बताया था, और वो बंदा इतना डाइवर्सिफाई कि सब कुछ बताया गया था। थर्मोडायनेमिक्स में भी उसका लॉ पढ़ते हैं, ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं, मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, हर जगह वही छाया हुआ है। आज तो इतने मोदी जी भी नहीं छाया जितना उस टाइम पर वो छाया हुआ करता था। तो ग्रेविटेशन में उन्होंने बताया था कि अगर दो पार्टिकल के पास मास है, मान लो ये मास m1 है, ये m2 है, और इनको कुछ दूरी पर रखा गया है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एक दूसरे के पास आना चाहेंगे। ठीक है, उस टाइम पे क्लोजअप नहीं हुआ करता था, पर फिर भी वो पास आओ ना ऐसे चिल्लाते रहते थे। कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट में क्या बोला था कि जो लाइट है वो पार्टिकल, मैंने आपको शुरुआत में जब मैं पहला लेक्चर ले रहा था उस टाइम में मैंने बताया था कि कोई भी पार्टिकल 2 तरह से एग्जिस्ट कर सकता है, या तो वो वेव होगा या तो वो पार्टिकल होगा। तो इन्होंने क्या बताया था कि जो लाइट है वो पार्टिकल है। और जो तीसरा बताया था कि रिलेटिव मोशन की अगर मान लीजिए 2 कार है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो कभी आपने देखा होगा कि आप भी कार में जा रहे हैं, बगल में भी कोई कार में जा रहा है, और आप बगल में किसी को देख रहे हैं, अगर स्पीड बराबर है तो आप ऐसे देखिए और देखते ही रहेंगे, वो ना आपके लिए आगे जाता है ना आपके लिए पीछे जाता है, जबकि चल दोनों लोग रहे हैं। तो वहां पर क्या होता है, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगता है, वहां पर अगर 2 पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है तो इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। और फिर देखा होगा एक ऑब्जर्वेशन कि कभी ट्रेन में गए होंगे, उधर से अगर आपकी ट्रेन किसी को पास देने के लिए थोड़ी धीरे होती है, तो उधर से जो ट्रेन आती है वो लगती है ओ कितनी तेज चल रही है, हमारी वाली ही धीरे चल रही है। अगर आप दुनिया की किसी भी ट्रेन में बैठ जाएं, आपको बगल वाली ट्रेन ही तेज दिखेगी, अपनी ट्रेन कभी तेज समझ ही नहीं आ सकती। ऐसा इसलिए नहीं कि वो तेज चल रही थी, ऐसा इसलिए होता है कि रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगता है जब 2 पार्टिकल एक दूसरे के साथ अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करते हैं, तो इसका जो रिलेटिव मोशन होता है, अगर मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी v2 है, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो v1 प्लस v2 हो जाती है, यानी कि दोनों की वेलोसिटी जुड़ जाती है। दोनों वेलोसिटी जुड़ जाती है, तो आप जब देखेंगे तो उसको उसकी एक्चुअल स्पीड से नहीं देखेंगे, उसमें अपनी स्पीड भी जोड़ देंगे, फिर आपको दिखाई देगा। यानी कि अगर आप इधर चल रहे थे 10 मीटर पर सेकंड से, वो भी उधर से आ रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, तो आपको वो 10 से नहीं दिखेगा, आप बैठे होंगे तो आपको दिखेगा वो 20 मीटर पर सेकंड से। इसीलिए जो बगल वाली कार होती है, बगल वाली गाड़ी होती है, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो हमको बहुत तेज चलती हुई दिखती है। तो ये 3 थ्योरीज थी जिनको न्यूटन ने बताया था। इन 3 थ्योरीज का आपस में एक दूसरे से अभी तो कोई लेना देना लगता ही नहीं है कि हाँ ग्रेविटेशन कुछ अलग होगा, लाइट कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट कुछ अलग होगी, रिलेटिव मोशन कुछ अलग होगा। और ये तब तक अलग समझा जा रहा था जब तक आइंस्टीन नहीं आए थे। आइंस्टीन आए एक हीरो की तरह और बोला कि नाना भैया सब एक दूसरे से रिलेटेड है, ये तीनों जो थ्योरीज हैं
इनको बांटा था न्यूटन ने। किसने बांटा था? न्यूटन ने। और इनको इकट्ठा किया किसने? आइंस्टीन। किसने इकट्ठा किया? आइंस्टीन ने। हिस्ट्री वाले समझ सकते हैं कि जो न्यूटन है वो इंडिया में ब्रिटिशर्स की तरह है, और जो आइंस्टीन है वो इंडिया में तो उनकी तरह है, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह है, जिन्होंने यूनाइट कर दिया सब कुछ। उन्होंने बोला कि जो आइंस्टीन ने बोला कि ये जो ग्रेविटेशन है, जो लाइट है और जो रिलेटिव मोशन है, ये सब कुछ अलग अलग नहीं है, एक ही तरह से है। जब हम ग्रेविटेशन को समझते हैं तो स्पेस में एक कर्व बना हुआ है, उस कर्व को बोलते हैं स्पेस टाइम कर्व। क्या बोलते हैं? स्पेस टाइम कर्व। और ये जो स्पेस टाइम कर्व है, इस स्पेस टाइम कर्व में जिसका मास जितना ज्यादा होता है वो इसको उतना ज्यादा बेंड कर देता है। अच्छा, ये 2D नहीं है, मैं आपको ऐसे बना दे रहा हूं, पर ये 2D नहीं है, ये जो कर्व है ये 4 डायमेंशनल कर्व है। और इसीलिए मैंने बोला था कि जो चौथा डायमेंशन है वो टाइम है। ये किसने बताया था? ये बताया था आइंस्टीन ने। 4 डायमेंशन है, मैं बना नहीं सकता, 4 डायमेंशन को बना ही नहीं सकते, इसमें तो 3 डायमेंशन नहीं बना सकते, पर मैं एक्चुअल जिंदगी में 4 डायमेंशन भी नहीं बना सकता, क्योंकि मैक्सिमम हम अपनी 2 आंखों से जो देख सकते हैं वो 3 ही डायमेंशन। पर माना क्या कि 4 डायमेंशनल कर्व है, जो कि टाइम। कई बार चादर लेके उस पर बॉल और फेंक के दिखा दिया जाता है, वो ठीक है, समझाने के लिए अच्छा है, लेकिन उस तरह से हम चीजों को बहुत अच्छे से नहीं समझ सकते। तो 4 डायमेंशन है, इसमें जिसका मास जितना ज्यादा होगा वो उसको उतना ज्यादा बेंड करेगी, और जो जितना ज्यादा बेंड करेगा उसके अगल बगल ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज्यादा होगा। ये बात न्यूटन ने अपनी थ्योरी में बताई थी कि अगर मास ज्यादा होगा तो जो फोर्स होता है वो मास के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर मास बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा। लेकिन इस चीज को आइंस्टीन ने किस तरह से बताया? आइंस्टीन ने बताया कि इस कर्व पे जिसका मास जितना ज्यादा होगा उस चादर को उतनी नीचे लेके जाएगा, कर्व को उतना नीचे लेके जाएगा। और इस स्पेस टाइम फैब्रिक इसको लिख देते हैं। कर्व तो ठीक है, पर फैब्रिक से अब ज्यादा समझ आएगा। फैब्रिक का मतलब समझ लेना कि स्पेस और टाइम तो धागे हैं, इनसे बुन बुन के हमने एक चादर बनाई है, तो इस फैब्रिक को उतना नीचे लेके जाएगा, तो इसके अगल बगल जो पार्टिकल होंगे वो उतनी तेजी से इसकी तरफ आएंगे, और इसको बोला जाता है जिसका मास जितना ज्यादा होता है उसके पास उतना ही ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। फिर उसके बाद बोला कि जो लाइट है वो पार्टिकल की तरफ चलती है, और स्पेस टाइम कर्व में अगर स्पेस में ज्यादा चलते हैं, हम स्पेस में ज्यादा चलते हैं तो हम टाइम में कम चलेंगे। यानी कि अगर हमको एक जगह से दूसरी जगह जाने में कम टाइम लगता है तो हम स्पेस ज्यादा ट्रेवल करते, मतलब ज्यादा स्पेस ट्रेवल करते हैं, कम टाइम लगता है, तो उस वक्त पर टाइम हमारे लिए स्लो चलता है। यानी कि अगर मैं बहुत तेज चल रहा हूँ तो टाइम की स्पीड मेरे लिए स्लो हो जाएगी, ये स्पेस टाइम कर्व। और अगर मैं स्लो चल रहा हूं तो स्पेस टाइम कर्व में जो टाइम की स्पीड होगी वो मेरे लिए फास्ट हो जाएगी। यानी कि जब मैं स्लो चलूंगा तो समय जल्दी जल्दी बीतेगा, और जब मैं फास्ट चलूंगा तो समय धीरे धीरे बीतेगा। ये था कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट को इन्होंने कैसे यहाँ पर समेटा। और जो पार्टिकल जितना ज्यादा बेंड करेगा तो स्पेस टाइम कर्व उसके लिए उतना ज्यादा ऐसे घुमा होगा, और जितना ज्यादा स्पेस टाइम कर्व घुमा होगा तो वो टाइम में उतना ही कम चलेगा। अगर मैं इसको ऐसे एक्सिस बनाऊं तो यहाँ पर हम डिस्टेंस ज्यादा चलेंगे, पर यहाँ पर टाइम जो चलेंगे वो कम चलेंगे। अगर मैं इसको बनाऊं तो यहाँ पर टाइम ज्यादा होगा और स्पेस कम होगा। ये स्पेस टाइम कर्व को आगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जब पढ़ाऊंगा कभी तो इसको मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए क्या है कि स्पेस टाइम कर्व में जो स्पेस में ज्यादा चलेगा वो टाइम में कम चलेगा। यानी कि अगर कोई मास बहुत ज्यादा है तो इसको और नीचे लेके जाएगा, ये पार्टिकल और नीचे लेके जाएगा, तो इस कर्व को और बेंड करेगा, और बेंड करेगा तो टाइम और स्लो हो जाएगा इसके लिए। तो जितना ज्यादा मास होता है पार्टिकल के पास टाइम उतना ज्यादा स्लो हो जाता है। तो अगर कोई बहुत हेल्दी आदमी है, आप उससे बात करते हुए उसको डायरेक्ट मोटा ना बोले, बोल दें कि आज टेबल में बैठ के टाइम हमारे साथ स्लो बीतता है। तीसरा रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन क्या बोलते हैं? यहीं से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आती है कि जब हम लाइट के स्पीड के ऑर्डर में चलने लगते हैं तो लाइट के स्पीड के ऑर्डर में चलते वक्त हम टाइम में आगे और पीछे देख सकते हैं, क्योंकि जो भी हम चीजें देखते हैं वो लाइट की स्पीड से ही तो देखते हैं। अब जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं, ये कैसे हो पा रहा है कि यहां से लाइट निकल रही है और आपकी आंखों तक जा रही है, और स्पीड ऑफ लाइट किससे ही जा रही हो। अगर कोई इंसान स्पीड ऑफ लाइट किससे भागने लगे मेरे से दूर, तो लाइट उस तक पहुंच ही नहीं पाएगी ना। तो जब लाइट उसके तक पहुंच नहीं पाएगी तो वो मुझे देख ही नहीं पाएगा, और स्पीड ऑफ लाइट से वो मेरी तरफ आने लगे तो स्पीड ऑफ लाइट डबल हो जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट डबल होने का मतलब कि स्पीड जब तक उसकी आंखों पर पहुंचता, मैं जो कर रहा हूं उसकी आंखों तक जब तक पहुंचता, उससे पहले ही वो मुझे देख जाता है। क्योंकि दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ेंगे
तो v1 प्लस v2 हो जाएगा, v1 प्लस v2 हो जाएगा। तो अगर स्पीड ऑफ लाइट से कोई मेरे करीब आने लगेगा तो स्पीड ऑफ लाइट भी जुड़ जाएगी और उसकी वेलोसिटी भी जुड़ जाएगी। तो मुझे जब वो देखेगा वो एक्चुअली में वास्तविक घटना होने से पहले ही देख जाएगा, यानी कि फ्यूचर देख जाएगा। माथा थोड़ा सा हैंग कर रहा होगा, तो मैं बहुत ज्यादा इसमें और चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस तीनों थ्योरीज को कैसे कंबाइन किया और इन तीनों थ्योरीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि टाइम की स्पीड वेरी करती है। टाइम सबके लिए फास्ट या स्लो बीत सकता है। जब हम कोई बहुत भारी भरकम काम करते हैं तो ये हमारी मेंटल स्टेट पे डिपेंड करता है कि अगर काम मुझे पसंद नहीं है तो टाइम मेरे लिए स्लो बीतेगा, काम मुझे पसंद है तो टाइम मेरे लिए फास्ट बीतेगा। ये सब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और इसी में समझ में आ सकता है। खैर, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम में मैंने बात की कि ये पूरे के पूरे फिजिक्स में चर्चा करेंगे, इसका कोई एक पर्टिकुलर पोर्शन से लेना देना नहीं है। और हम टाइम को क्या मानते हैं, एक रेफरेंस मानते हैं, और टाइम को मेजर करने के लिए भी जिसको रेफरेंस लिया गया वो खुद टाइम थी। तो टाइम का रेफरेंस खुद टाइम है और टाइम के बेसिस पे हम पूरी फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। तो टाइम का एक फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको मोटा मोटी आइडिया लग गया। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं कि टाइम के बारे में हम इतनी स्टडी करेंगे। जब यहां तक हम पहुंच चुके हैं तो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हमने चर्चा कर ली है। इसके बारे में एक क्वेश्चन वाली सीट आपको मिल जाएगी, अगर आपको वो मिल जाए तो आप उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको इसी लेक्चर पे बेस्ट मिलेंगे। फिर इसके बाद हम अगला टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे एरर एनालिसिस, और सिग्निफिकेंट फिगर की भी बात उसमें कर लेंगे। और इस तरह से हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइक और कमेंट करिए, जरूर हमको बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ क्या आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आपको और भी ज्यादा कंटेंट्स की या और भी ज्यादा लेक्चर्स की जरूरत है तो वो भी आप हमको बताएं। कोई सुधार की आवश्यकता है तो जरूर मुझे बताएं। और जो भी स्टूडेंट्स 11th या 12th में पढ़ रहे हैं उनको आप ये वीडियो जरूर शेयर करें, जरूर रिकमेंड करें। धन्यवाद।